हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू सरल क्लासेस। हम करेंगे कक्षा 11वीं के अध्याय 5 गति के नियम का न्यूमेरिकल सॉल्यूशन। इससे पहले हमने क्वेश्चन नंबर 4 तक के जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस थे उनका सॉल्यूशन प्राप्त कर लिया है। अब हम इस लेक्चर में, इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 और जो क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, उसको दोबारा से रिवाइज करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो 5वां क्वेश्चन दिया गया है हमें, वो दिया है कि 10 किलोग्राम की एक वस्तु है, उस वस्तु पर 20 न्यूटन का बल 2.5 सेकंड तक लगाया जाता है। निम्न की गणना कीजिए। पहला है आवेग की गणना करना है, दूसरा संवेग में परिवर्तन करना है ज्ञात हमें, और तीसरा है वस्तु का त्वरण हमें ज्ञात करना है। ये 3 चीज़ें ज्ञात करनी है। पहला हम काम वही करते हैं कि इस क्वेश्चन में हमें कौन कौन सी वैल्यूज़ दी गई है वो हम निकाल लेते हैं। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर ये 10 किलोग्राम दिया है, मतलब ये द्रव्यमान है। एम की वैल्यू यहाँ दे रखी है 10 किलोग्राम। 20 न्यूटन का बल लगाया जाता है, मतलब बल की वैल्यू दे रखी है 20 न्यूटन। 2.5 सेकंड यानी कि ये समय दिया गया है। तो देखिए, 3 चीज़ें दी गई है और हमें ये निम्न चीज़ें ज्ञात करनी है। तो हम इस प्रकार से ज्ञात करते हैं, सीधा ही इनका सूत्र लगा के ज्ञात हम कर सकते हैं। देखिए, तो ये तो क्वेश्चन आपको दिया गया था। उसके बाद इस क्वेश्चन में हमें 3 चीज़ें दी गई थी, जो हमने यहाँ पे लिख लिया कि m बराबर 10 किलोग्राम है, f बराबर ये 20 न्यूटन है। यहाँ पर समय, इसको हम t से भी बता सकते हैं या डेल टी का प्रयोग भी हम कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर डेल टी का प्रयोग किया है 2.5 सेकंड। उसके बाद सबसे पहला हमें निकालना था यहाँ पर बल का आवेग। तो बल का आवेग क्या होता है, परिभाषा आपने पढ़ी होगी कि बल का आवेग वो होता है, तो जब हम किसी वस्तु के बल और उसके समयांतर का जब गुणनफल करते हैं तो हमें बल का आवेग प्राप्त होता है। यानी कि F इंटू डेल टी कर देंगे। F की वैल्यू दे रखी है 20 न्यूटन और डेल टी यानी कि समय दे रखा है 2.5 सेकंड। तो इन दोनों का हम इंटू कर देंगे। तो जब हम इन दोनों का इंटू करेंगे तो हमें मिलेगा यहाँ पर 50.00 की वैल्यू नहीं होती, पीछे 10 पॉइंट के बाद लगा हुआ है। तो इस कारण से इसका जो आंसर है बल का आवेग आ जाएगा 50। और लास्ट में आपको जो इसकी यूनिट है वो जरूर लिखना है। तो बल के आवेग की यूनिट होती है, इकाई होती है, इसका मात्रक होता है न्यूटन इंटू सेकंड। तो ये इसके आंसर हो गए। उसके बाद हमें निकालना था यहाँ पर संवेग में परिवर्तन। तो आपने क्वेश्चन पढ़ा होगा कि सिद्ध कीजिए कि संवेग में परिवर्तन बल के आवेग के बराबर होता है या बल का आवेग संवेग परिवर्तन के बराबर होता है। तो इसी का हमने प्रयोग किया यहाँ पर कि चूंकि संवेग में परिवर्तन बराबर बल का आवेग होता है, और बल का आवेग देखो हमने यहाँ पर प्राप्त कर लिया है, ये 50 न्यूटन होता है, न्यूटन सेकंड होता है। तो हमने यहाँ पर 50 लिख दिया। खाली आपको यहाँ पर ये चेंज करना है कि जो बल का आवेग था उसकी यूनिट थी न्यूटन सेकंड, लेकिन यहाँ पर आपको यहाँ लिख देंगे ये किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकंड। ये आपको यहाँ पर लिख देना है, ये बल यहाँ पर लिख देना है। यदि आप ये न्यूटन सेकंड में लिखेंगे तो भी राइट है, लेकिन पहले प्रायोरिटी आप इसको दें कि आप किलोग्राम मीटर पर सेकंड लिखें, क्योंकि दोनों के जो बल का आवेग है और जो संवेग में परिवर्तन है, यूनिट तो सेम लगभग एक ही होती है। आप यहाँ पर चेक करेंगे तो एमएलटी से। उसके बाद देखिए, अगला थर्ड चीज़ यहाँ पर हमसे पूछी थी, क्या पूछी थी कि आप वस्तु का संवेग ज्ञात कर लिया, त्वरण ज्ञात करके दिखाइए। तो त्वरण यहाँ पर हमें ज्ञात करना है, तो हम न्यूटन के द्वितीय नियम का प्रयोग कर लेते हैं। वेरी सिंपल है, F बराबर m में हमें लिखना है और यहाँ से a की वैल्यू निकालनी है। तो a की वैल्यू निकालनी है तो इस m को हम इसके बटे में भेज दें। तो a बराबर हमें मिल गया यहाँ पर F बटा m, क्या मिल गया, F बटा m मिल गया। F की वैल्यू 20 न्यूटन थी और m यानी कि द्रव्यमान 20 किलोग्राम था। 20/10 लिख दिया, 10 से इस 20 को काट दिया 2 बार, तो हमें यहाँ मिल गया त्वरण इसका a बराबर 2 मीटर प्रति सेकंड। क्या मिल गया, F बराबर 2 मीटर प्रति सेकंड हमें मिल गया। तो ये यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन था वो हमने यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है। अब अगला क्वेश्चन हम करते हैं।
10 किलोग्राम के दो पिंड एक दूसरे की ओर 10 मीटर प्रति सेकंड और 15 मीटर प्रति सेकंड के वेग से आ रहे हैं। अप्रत्यास्थ संकट होने पर निकाय का वेग और दिशा ज्ञात करना। यहाँ भी सेम हमें वही करना है। क्या दे रखा है कि दो पिंड दे रखा है और दोनों पिंड के जो द्रव्यमान है वो दे रखे हैं 10 किलोग्राम यानी कि m1 भी 10 है और m2 भी 10 है। ये दोनों एक दूसरे की ओर आ रहे हैं, मतलब एक इधर से जा रहा है और एक इधर से आ रहा है, एक दूसरे की ओर आ रहे हैं। तो एक का वेग हमें पॉजिटिव मानना पड़ेगा और एक का वेग हमें नेगेटिव मानना पड़ेगा। तो एक हम मान लेंगे 10 मीटर प्रति सेकंड और एक मान लेंगे माइनस का 15 मीटर प्रति सेकंड। अप्रत्यास्थ संकट होने पर निकाय का वेग और दिशा ज्ञात करना है। चलिए हम ज्ञात कर लेते हैं। तो प्रश्नानुसार हमने क्या कर लिया, यहाँ पर ये मान लिया जो वैल्यूज हमें दी गई थी कि जो पहला पिंड है, ये पहले पिंड के लिए हमने माना है कि जो पहला पिंड दिया गया था उसमें मान है m1 का मान 10 किलोग्राम है और उसका जो वेग था u1 वो 10 मीटर प्रति सेकंड है। फिर ये दूसरे पिंड का मान दिया गया था, वो है दूसरे पिंड में m2 10 किलोग्राम है और u2 माइनस का 15 मीटर प्रति सेकंड है। ये अच्छे से समझ में आ गया होगा कि u है, जो वेग है, हमने एक प्लस का लिया एक माइनस का लिया। वो इसलिए लिया है कि दोनों एक दूसरे की ओर आ रहे हैं, मतलब ये तो इधर से जा रहा है और ये वाला पिंड इधर की ओर आ रहा है। तो एक की दूरी पॉजिटिव लेना है वेग और एक में नेगेटिव वेग लेना है आपको। फिर हमने माना वेग ज्ञात करना था ना इसमें, तो हमने माना कि संघट्ट के पश्चात जो निकाय है उसका वेग v है। क्या है, उसका वेग v है। तो संवेग संरक्षण का सिद्धांत लगाया हमने। संघट्ट दो प्रकार का होता है, प्रत्यास्थ संघट्ट और अप्रत्यास्थ संघट्ट। प्रत्यास्थ वो होता है जिसमें संवेग के साथ साथ गतिज ऊर्जा भी संरक्षित होती है और अप्रत्यास्थ वो होता है जिसमें केवल संवेग संरक्षित होता है, गतिज ऊर्जा संरक्षित नहीं होती है। तो हमने यहाँ पर संवेग संरक्षण का सिद्धांत लगाया जो ये कहता है कि संघट्ट से पूर्व पिंडों का संवेग और बराबर होता है संघट्ट के पश्चात पिंडों के संवेग के। तो संवेग लिखा हमने, पहले लिखा पूर्व वाला। संवेग का सूत्र होता है P बराबर mv। उसके अकॉर्डिंग हमने लिखा जो पहला पिंड था उसका संवेग क्या बनेगा m1v1 यानी कि m1u1 और जो दूसरा पिंड है उसका बनेगा m2u2। तो संघट्ट से पूर्व है तो हम इन दोनों को प्लस कर देते हैं, ये कर दिया, बराबर संघट्ट के पश्चात संवेग। तो संघट्ट के पश्चात क्या होता है कि इस संघट्ट में ये जो दोनों पिंड दे रखे हैं ये आपस में चिपक जाते हैं, तो यानी कि उनका जो द्रव्यमान है वो जुड़ जाता है। तो m1 प्लस m2 और इनटू में उनका वेग। इस वेग की वैल्यू निकालनी थी, इसलिए हमने इस m1 प्लस m2 को इसके बटे में भेज देंगे यहाँ पर। तो हमें v बराबर मिलेगा m1u1 प्लस m2u2 बटे m1 प्लस m2। बस इसके बाद आपको थोड़ी सी कैलकुलेशन यहाँ पर करनी है। देख लीजिए इस प्रकार से वैल्यू जहाँ रखनी है तो 10 इंटू 10 m1u1 की वैल्यू प्लस m2u2 की वैल्यू 10 इंटू माइनस 15 बटे 10 प्लस 10। इसको सॉल्व कर देंगे तो 100 माइनस 150 बटे 20, 100 पॉजिटिव 150 नेगेटिव, तो माइनस के 50 बचे बटे 10 और 10 20, शून्य से शून्य काट देंगे और -5 में हम 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आपको वेग मिलेगा माइनस का 2.5 मीटर प्रति सेकंड। तो यही वेग है निकाय का। तो अतः निकाय का जो वेग है वो आया है -2.5 मीटर प्रति सेकंड। अब दिशा भी बतानी थी, तो यहाँ पर जो दिशा है वो इस प्रकार से आप बता सकते हैं, जिस पिंड का वेग ज़्यादा है दिशा उसकी तरफ हो जाएगी। तो यहाँ पर आपने देखा जो पहला पिंड है उसका वेग है 10 मीटर प्रति सेकंड और दूसरा वेग पिंड था उसका वेग था -15 मीटर प्रति सेकंड, यानी कि दूसरा पिंड का जो वेग था वो ज़्यादा था क्योंकि द्रव्यमान दोनों का सेम था। तो इस कंडीशन में यहाँ पर इसकी जो दिशा है वो हो जाएगी दूसरे गोले यानी कि पिंड की गति की दिशा में। दूसरा पिंड जिस दिशा में गति कर रहा होगा उसी दिशा में इसका वेग हो जाएगा।
तो इस प्रकार से इसके सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चन हो गए हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कुछ डाउट था तो उसको शॉर्ट में यहाँ पर सॉल्व करने की कोशिश की गई है, आप उसको समझ लीजिएगा कि किस प्रकार से लिफ्ट वाला क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन हम पढ़ लेते हैं एक बार। क्वेश्चन है यहाँ पर कि 60 किलोग्राम द्रव्यमान का व्यक्ति एक लिफ्ट के फर्श पर खड़ा है, यानी कि m बराबर दिया है उसका 60 किलोग्राम। निम्न स्थितियों में व्यक्ति के आभासी भार की गणना कीजिए। आभासी भार निकालना है कि उसमें जो आभासी भार लगेगा वो कितना लगेगा। जहाँ पर g का प्रयोग हमें करना है 10 मीटर प्रति सेकंड वर्ग। देखिए जब भी हम आभासी भार की गणना करते हैं, किसकी बात कर रहे हैं हम, आभासी भार की जब हम गणना करते हैं तो उसकी गणना की जाती है व्यक्ति के वास्तविक भार और छद्म, इन दोनों के योगफल के रूप में उसकी गणना की जाती है। तो वास्तविक भार तो आप निकाल सकते हैं mg का प्रयोग करके। छद्म बल एक ऐसा बल होता है जो वास्तव में तो नहीं लगता, लेकिन हमें लगता हुआ सा प्रतीत होता है और इसकी दिशा विपरीत होती है। इसकी दिशा कैसी होती है, विपरीत होती है। यदि भार नीचे लग रहा है तो छद्म बल लगेगा ऊपर, यदि वास्तविक भार ऊपर लग रहा है तो छद्म बल लगेगा नीचे। खाली इनका ही आपको ध्यान रखना है और छद्म बल की सहायता से, वास्तविक बल की सहायता से आप आभासी भार आसानी से निकाल सकते हैं। 4 कंडीशन है। पहला है कि वेग एक समान वेग से ऊपर जा रहा हो, लिफ्ट जो है ऊपर जा रही हो, या फिर एक समान वेग से लिफ्ट नीचे आ रही हो। सी है त्वरण से ऊपर जा रही हो या एक समान त्वरण से नीचे आ रही हो। तो हम शॉर्ट में इस प्रकार से इसको हल कर सकते हैं। देखिए द्रव्यमान 60 किलोग्राम है, गुरुत्वीय त्वरण 10 मीटर प्रति सेकंड है। आभासी भार निकालना है तो हम कर सकते हैं वास्तविक भार प्लस छद्म बल। देखिए वास्तविक भार तभी चेंज नहीं होता, तो वास्तविक भार हम निकाल लेते हैं जो कि होता है mg, m यानी कि 60 है, g यानी कि 10 दिया हुआ है, तो 60 × 10 यानी कि 600 न्यूटन। तो आपका यहाँ पर एक पोर्शन तो कंप्लीट हो गया कि वास्तविक भार आपने निकाल लिया। केवल आपको छद्म बल निकालना है और कैलकुलेशन करना है। छद्म बल ये दिशा की विपरीत होती है, इसकी जो वास्तविक भार होता है उसकी दिशा की विपरीत होता है, इसलिए हम यहाँ पर या माइनस का या पॉजिटिव का चिन्ह का प्रयोग कर सकते हैं। अब यहाँ देखिए पहली कंडीशन कि एक समान वेग 10 मीटर प्रति सेकंड से ऊपर की ओर गतिशील होती है। तो ध्यान रहे जब भी एक समान वेग होगा, चाहे वो ऊपर जाने का हो चाहे वो कोई भी गति करने का हो, तो उसमें जो त्वरण होता है यानी कि ए का मान वो हमेशा 0 होता है। एक समान वेग होगा तो त्वरण 0 होगा। जब त्वरण 0 है तो हम जब छद्म बल निकालेंगे तो उसका फॉर्मूला होता है ma, और ए की वैल्यू यहाँ 0 लिखेंगे तो हमें छद्म बल कितना मिलेगा, छद्म बल हमें मिलेगा यहाँ 0। तो जब छद्म बल हमें 0 मिला तो आभासी भार इस कंडीशन में हो जाएगा वास्तविक भार यानी कि 600 प्लस छद्म बल यानी कि 0 यानी कि 600 न्यूटन। आप चाहे तो किलोग्राम भार में चेंज कर सकते हैं। उसके बाद दूसरी कंडीशन में भी इसमें ऐसे ही है कि जो लिफ्ट है वो 10 मीटर प्रति सेकंड के एक समान वेग से नीचे की ओर आ रही है। यहाँ पर भी क्या आ गया शब्द, एक समान वेग आ गया। जब एक समान वेग आता है तो जो त्वरण होता है वो 0 होता है। जब त्वरण 0 है तो छद्म बल भी 0 होगा। जब छद्म बल 0 है तो आप यहाँ पर कैलकुलेट कर लीजिए कि आभासी भार वास्तविक भार प्लस छद्म बल। तो वास्तविक भार 600 था और छद्म बल 0 हमें मिला इस कंडीशन में, तो यहाँ पर इसके आंसर हो गए 600 न्यूटन। उसके बाद थर्ड कंडीशन देखिए आप। उसके बाद आपको क्या करना है, थर्ड कंडीशन समझना है। देखिए कि लिफ्ट 10 मीटर प्रति सेकंड के एक समान त्वरण से ऊपर की ओर गतिशील है। क्या है ये, लिफ्ट ऊपर की ओर जा रही है। तो यहाँ देखिए जो व्यक्ति का भार था वो तो फिक्स है mg, लेकिन यहाँ पर त्वरण से ऊपर की ओर जा रही है, लिफ्ट ऊपर जा रही है, और तो छद्म बल कहाँ से लगेगा, वो लगेगा नीचे की ओर।
तो ऊपर वाले को हमने पॉजिटिव से रिप्रेजेंट किया तो नीचे वाला क्या में होगा, तो ये माइनस में आ जाएगा। अब देखें हम यहाँ पर छद्म निकालते हैं। तो छद्म आएगा माइनस का एम ए, एम यानी कि 60 है और ए यानी कि यहाँ पर दिया गया है 10, तो -60 इंटू 10 यानी कि माइनस का 600 हुआ। और त्वरण ऊपर की ओर दिशा में है तो ये जो न्यूटन लगा हुआ है, छद्म बल लगा, ये कहाँ लगा, तो ये नीचे की ओर लगा। आप देखिए यहाँ पर दोनों कंपोनेंट तब जुड़ेंगे जब ये दोनों एक ही दिशा में होंगे। एक ही दिशा में होने के कारण हमें यहाँ पर किसी एक का चिन्ह बदलना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर जो सेकंड वाला जो यानी कि छद्म बल है उसका चिन्ह बदल लेते हैं। तो ये माइनस का है, यहाँ देखिए आप, ये यहाँ पर चिन्ह कौन सा है, माइनस का। इसका हम चिन्ह बदलेंगे तो माइनस की जगह क्या हो जाएगा, ये प्लस। तो इसकी जो दिशा है नीचे की ओर, ये दिशा हो जाएगी ऊपर की ओर। चिन्ह बदल देने से दिशा में अंतर हो जाता है, जैसा कि हमने दो पिंडों वाला जो आमने सामने वाला सवाल किया था न्यूमेरिकल, उसमें किया था कि दोनों पिंड एक दूसरे की ओर आ रहे थे, तो एक को पॉजिटिव माना है और एक को नेगेटिव माना है, इस प्रकार से। तो यहाँ पर ऊपर करने के लिए क्या हो गया, इसका चिन्ह बदल लिया तो ये पॉजिटिव में 600 बन गए। जब ये भी पॉजिटिव यानी कि ये भी ऊपर की ओर लग रहा है और जो व्यक्ति का भार है वो भी ऊपर की ओर लगता है, तो इस दोनों को हम जोड़ लेते हैं। तो आभासी भार बराबर हो गया वास्तविक भार प्लस छद्म बल। तो वास्तविक भार हमारे पास 600 है, छद्म बल भी 600 मिला। तो यहाँ पर जो आभासी भार मिला है व्यक्ति पर वो मिला है 1200 न्यूटन, 1200 न्यूटन।